काइनेटिक थ्योरी के मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कह सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि जो इसका जो बेसिक रूल है वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर बाय गैस, दैट इज रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स कह सकते हो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये इसका मोटा मोटा आप एक लाइन में ये बोल सकते हो कि काइनेटिक थ्योरी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये है काइनेटिक थ्योरी का, ये कहना है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कंसीक्वेंस है कोलिजन्स का, और कोलिजन जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ करेंगे उस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये आपका काइनेटिक थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से मोटा मोटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कह सकते हो, और ये हमारा बेस कह लीजिए। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। बट ये थर्मोडायनेमिक्स में काफी यूज भी करते हैं कि प्रेशर बाय द गैस इज रिजल्ट ऑफ द कोलिजन्स। प्रोसीड करने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस ब्रीफली बता दें क्या क्या एजम्पशंस दिए गए हैं, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स को लेकर के कुछ एजम्पशन माने गए हैं, वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो पहला एजम्पशन तो ये माना गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी लार्ज होने चाहिए, काफी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेरा पहला एजम्पशन है। मतलब एक या दो मॉलिक्यूल का गैस लेकर के हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। 10 to the power 20 मतलब कम से कम एक मोल भी होगा तो 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतना बड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ चलेंगे। दूसरा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी लार्ज है। सेकंड एक और एजम्पशन है, वो इसी के पार्ट में भी कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होगा, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कहते हो आप, और थोड़ा ट्राई करना बच्चा आप लोग थोड़ा सा फास्ट नोट करें। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, ये हम अवॉइड करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इसको जीरो मान के चलेंगे इसको, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर के साइज के रिस्पेक्ट में कोई इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं मानना है। तीसरा एजम्पशन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट एजम्पशन इसके अंदर है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये सब न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये सारे मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दैट फोर्स इज चेंज इन मोमेंट फॉलो होगा गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। एक्सक्यूज मी सर। चौथा ये था कि हाँ सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही बोलो। है। यस सर। ऐसे वॉइस तो क्या रही है और बोर्ड भी क्लियर नहीं है अच्छे से। एक मिनट रुक जाओ, अभी सही देखिए। क्या कह रहे हो, बोर्ड क्लियर नहीं है आपका? यस सर, बोर्ड क्लियर नहीं है। तब तक ना आप ये नोट करो जस्ट कि पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी लार्ज है। दूसरा इंटर मॉलिक्यूल, आप वर्बली बोल देते हैं, आप वैसे लिख लो। चौथा है कि जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से फोर्स की बात की जा रही है, कौन सा फोर्स जिसके लिए न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे, तो वो कौन सी फोर्स होगी। तो क्या मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे ऊपर, या फिर ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड करते वक्त लगाएंगे। कौन से फोर्स के लिए हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की बात कर रहे हैं? कंटेनर से कोलाइड करने वाले कंटेनर वाला, हाँ राइट। तो चौथे नंबर पॉइंट पर आके लिखोगे मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है। ये फोर्स तब जनरेट होती है जब मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड कर रहा होगा, उस टाइम के लिए बात करेंगे। फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चौथा पॉइंट,
IMF विच स्टैंड फॉर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो नहीं है हमारे लिए। तीसरा और एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे, जो भी आप कोलिजन्स यहाँ पर कंसिडर करेंगे, उन सबका नेचर आप रखोगे इलास्टिक, विच मींस की काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रखेंगे। इलास्टिक कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रखा जाएगा कोलिजन्स में। एंड एक ऑब्वियस सा पॉइंट है जो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो ये गैस हम ले रहे हैं वो एक प्योर मटेरियल होना चाहिए। प्योर मटेरियल का मतलब ये हुआ कि कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आइडेंटिकल है। ये हमारा इस डेरिवेशन में यूज करेंगे इसको, कि जितने भी सब्सटेंस है, पूरा सब्सटेंस मटेरियल प्योर है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर ये। और एक पॉइंट जो अभी समझ तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, लेकिन आपको बता रहे नंबर 5वां पॉइंट ये है, इसको लेने का एक रीजन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काफी लार्ज लेने का एक रीजन है कि कोलिजन होने के बावजूद भी, मेरे ख्याल से आपने केमिस्ट्री में ऋचा मैम के थ्रू आपने ये जरूर पढ़ा होगा, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही तो बताया जाता है ना कि एक स्पेसिफिक स्पीड को कैरी करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। यस सर। ठीक है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था वो ये बताता है कि जो कंटेनर में मॉलिक्यूल है वो सब एक जैसी स्पीड पर नहीं है, कुछ के पास ज्यादा स्पीड है, कुछ के पास कम स्पीड है। तो हाई स्पीड और कुछ के पास लो स्पीड है, तो हाई स्पीड को कैरी करने वाले कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लो स्पीड को कैरी करने वाले कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। वो नंबर्स नहीं बदलेंगे आप, वो नंबर्स कांस्टेंट रहेंगे। मतलब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन कोलिजन होने के बावजूद भी। ये एक एजम्पशन है जो अभी समझ नहीं आएगा कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए ना, कोलिजन में टेम्परेचर तो बदलेगा ही, मान लीजिए। अच्छा वो देखिए, वो जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ ऑब्वियसली मैक्सवेल वाले के लिए जो कर्व टेम्परेचर चेंज करने पे ही थोड़ा शिफ्ट करता है। राइट, बिल्कुल वो बात सही है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे तो उस कंटेक्स्ट में भी बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं ये कहना ये चाह रहा था कि जो कोलिजन में मोमेंटम बदलता है, स्पीड बदलती है, तो उसके बावजूद भी स्पेसिफिक स्पीड के करस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मोर और लेस कांस्टेंट माने गए हमारे। हालांकि इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़ा यूज नहीं है कोई, बट आपको जस्ट वैसे लॉ के लिए बता दिए है। ये लाइन अगर समझ में आती होगी ना तो आप पहला डेरिवेशन खुद से कर जाओगे कि प्रेशर इज कंसीक्वेंस ऑफ कोलिजन। प्रेशर कंसीक्वेंस ऑफ कोलिजन है, ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो डायरेक्टली किया जा सकता है। और 5-7 मिनट का डेरिवेशन है, उसको देख ले। प्रेशर की जो डेरिवेशन है वो देख लेते हो आप कि हम लोग यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स जिसका साइड लेंथ कुछ मान लें, और क्यूब हमने सिर्फ डेरिवेशन को आसान करने के लिए लिया है। अब आप कहो तो सिलेंडर भी ले सकते हैं। एल लेंथ का एक क्यूबिकल बॉक्स, और सपोज कोई एम मास का मॉलिक्यूल, एम मास का मॉलिक्यूल इस वाले फ्रंट वाली फेस से कोलाइड हुआ है। फ्रंट फेस के साथ जाकर के एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, और जब ये कोलाइड करता है तो इसके पास वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स, इसकी वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स vx, vy और vz, तीनों कंपोनेंट्स। तो फ्रंट फेस को मैं yz प्लेन मान रहा हूं। थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करना कि फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब कंसीडर टू बी yz प्लेन, और एक मॉलिक्यूल फ्रंट फेस के साथ कोलाइड हुआ। उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स vx, vy और vz है। अब कौन सा कंपोनेंट चेंज करेगा कोलिजन में? ऑब्लिक कोलिजन की थ्योरी अगर हम याद करें तो जब कोई सरफेस के साथ कोलिजन होती है, किसी भी सरफेस के साथ अगर आप कोलिजन के कांसेप्ट को याद करो, इंपल्स के परपेंडिकुलर वाले, परपेंडिकुलर वाला, तो मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कई बार किए
ध्यान करिए कि अगर एक सरफेस है उसके साथ हमने m मास की कोई बॉडी लाई, उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और वो थीटा एंगल पर आया, तो ये कहा जाता था कि वेलोसिटी का ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसमें e का मल्टीप्लिकेशन करते थे, और जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते थे। ये मैकेनिक्स में ऑब्लिक कोलिजन वाले लेक्चर में सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट चेंज नहीं होते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में ई मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर हमारा सरफेस YZ प्लेन है तो y और z कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब वो कोलिजन के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एज इट इज रहेगी, Vz और Vy, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। बट ये जो Vx कंपोनेंट है जो कि इस फ्रंट फेस की तरफ जा रहा था, ये कोलाइड करके वापस पीछे हो जाएगा, बैक टू द मतलब लेफ्ट साइड डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन मारा है E की वैल्यू 1 है, तो ये Vx से वापस आया। दैट मींस इसका मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज निकाले अगर, तो ये Vx राइट साइड जा रहा था, अब ये Vx लेफ्ट साइड जा रहा है। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल 2mvx। ठीक, और कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। दैट मींस कि जितना मोमेंटम इस मास का चेंज होगा, इस मॉलिक्यूल का जितना मोमेंटम चेंज होगा, उतना ही मोमेंटम इस कंटेनर की वॉल का भी चेंज होगा। और मतलब कि जब ये मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा, ये मॉलिक्यूल जब इससे कोलाइड करेगा ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा वो, या यूं कह लीजिए कंटेनर की वॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। कोलिजन्स में हम ये कहते थे कि टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, इंडिविजुअल मोमेंटम बदल जाएंगे। अगर इस गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होगा तो कंटेनर का भी मोमेंटम उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, सो दैट कि मॉलिक्यूल प्लस कंटेनर मिला करके टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। तो अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम लेफ्ट साइड चेंज हो रहा है तो कंटेनर का मोमेंटम राइट साइड बदल रहा होगा, और कंटेनर का मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स m इंटू Vx। फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम नेगेटिव साइड पर है, लेकिन कंटेनर का चेंज ऑफ मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर है, और मॉलिक्यूल प्लस कंटेनर का कंबाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है। मॉलिक्यूल प्लस कंटेनर का कंबाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम 0। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर आप ये समझ गए तो बताएं। ये बात समझ में आई है? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अगर ये समझ आ गया तो फिर काफी हद तक चीजें आसान हो जाती है कि कोलिजन की वजह से कंटेनर के वॉल के ऊपर, कंटेनर की वॉल पर एक चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, और ये मॉलिक्यूल अब कितनी देर बाद वापस यहां पर आएगा, यही मॉलिक्यूल कितने देर बाद वापस आकर के इसको फिर से हिट करेगा, 12/Vx 12/Vx। तो ये L डिस्टेंस पीछे जाएगा, फिर इस वाले फेस से कोलाइड करेगा, फिर पलट के वापस आएगा और फिर इसके पास आ जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट कोलिजन इस वाली वॉल के साथ जो करेगा वो आफ्टर अ टाइम ऑफ, क्या लिखोगे आप, कितने टाइम बाद L डिस्टेंस गया और L डिस्टेंस आगे आए, कितने टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल फिर से इसको हिट करेगा, 12/Vx। 12/V। नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम पता है, तो ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ये निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सो चेंज ऑफ मोमेंटम 2mVx ओवर अ टाइम ऑफ 2L डिवाइडेड बाय Vx, क्योंकि 2L/Vx के बाद फिर से मोमेंटम चेंज होगा, बट फॉर दैट 2L/Vx टाइम, मतलब 2L/Vx वो टाइम है जब ये मॉलिक्यूल पीछे गया और वापस आया, उतने इंटरवल के लिए ये चेंज ऑफ मोमेंटम था। हाँ, 12/Vx के बाद एक बार और कोलिजन होगी, फिर मोमेंटम बदल जाएगा।
और यहां पर फ्रंट फेस का अगर आप एरिया निकालो, एरिया, बिकॉज चेंज ऑफ मोमेंटम पता है, फोर्स पता है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं। अगर हम प्रेशर फाइंड करना चाहें, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। डेरिवेशन खत्म हो रही है इसलिए बोल रहा हूं आपसे, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज। और जब तक थर्मोडायनेमिक्स चलेगी तब तक आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि प्रेशर इज द कंसीक्वेंस ऑफ कोलिजन। यानी अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोलिजन से इंक्रीज किए जा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोलिजन से डिक्रीज किए जा रहे हैं। सो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, और फोर्स यहां लिखा है, इसमें 2 और 2 कैंसिल, और एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, mvx² डिवाइडेड बाय l क्यूब, अगर मैं सही कर रहा हूं तो, बिकॉज एक Yes, sir. l यहाँ, हाँ, Yes, और sir. एक l स्क्वायर एरिया में आ जाएगा। और ये सब कुछ एक मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। इतना प्रेशर एक मॉलिक्यूल लगा रहा है, एंड सपोज हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, और हमने एजम्पशन में कहा था कि सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, बट किस सेंस में आइडेंटिकल हैं? मास के सेंस में। स्पीड वाइज वो सब अलग अलग है, तभी मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सर ये क्या लिखा है, n प्लस? कहाँ पे बच्चा? सर ऊपर n के आगे क्या लिखा है आपने? l प्लस n? नहीं नहीं, ये n के बाद तो एरो है सर। कैपिटल N इंडिकेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस बॉक्स। ओके सर। हाँ, फिर अब क्या कह रहे हैं ना कि सिंस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, मास वाइज, ज्योमेट्री वाइज सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन स्पीड में एक जैसा नहीं है वो, क्योंकि अगर स्पीड में सब एक जैसे रहे होते तो हम लोग एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नाम की चीजें नहीं पढ़ रहे होते। तो प्रेशर बाय ऑल मॉलिक्यूल्स अगर निकालना चाहे, प्रेशर बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए आपको एक एक मॉलिक्यूल की प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स m/l³ Vx³ बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल। फॉर्मूला ए Vx square, sorry, square, Vx square of the first molecule, then Vx square of the second molecule, then Vx square of the third molecule। तो ये बाहर ले देते हैं, बिकॉज तो प्लस Vx2 का स्क्वायर, Vx3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे। सो Vx nth मॉलिक्यूल का स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस स्टेप के बाद क्या करने वाले हैं? n से डिवाइड मल्टीप्लाई। इसमें अपॉन कैपिटल N करके और इनटू कैपिटल N यहाँ पे कर देंगे, और ये पूरी चीज है कि एवरेज वैल्यू बन गई। सो कैपिटल N स्मॉल m बाई l³, और यहां पर जो पूरी चीज लिखी गई है, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये एवरेज वैल्यू है, मतलब Vx स्क्वायर का एवरेज। इसके ऊपर एक बार लगा दो, बार मीन्स एवरेज, या तो बार लगा के सिंबल लगा दे, या फिर आप इसके ब्रैकेट पर लिख दें Vx स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि अगर v, वेक्टर v स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल हो, स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल, इनफैक्ट वेलोसिटी कहना चाहिए, स्पीड नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो यहां वेक्टर नहीं लगना चाहिए था, बट ठीक है, कहने का सेंस वही है कि ये वेलोसिटी है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप एंड प्लस Vz k कैप। और सिंपल सा वेक्टर का कंसेप्ट लगाओ यार, नॉर्मल वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि v स्क्वायर, वो आपका Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर एंड प्लस Vz स्क्वायर।
ये बच जाएगा। और इस रूल को हम एवरेज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ वी स्क्वायर विल बी एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ वी जेड स्क्वायर। और अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक स्पेशल पॉइंट सामने आने वाला है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इनसाइड द कंटेनर एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। यस सर, हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हाँ, ब्राउनियन मोशन जिसका नाम दिया गया है, ज़िगज़ैग मोशन करते हो आप, रैंडम। और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम इवेंट्स जब पढ़ाया जाता है आपसे कि कोई चीज अगर मान लीजिए किसी इवेंट के आउटकम रैंडम है, सिस्टमैटिक आउटकम ना होकर के रैंडम आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स सेम होता है। सेम होता है। मतलब अगर किसी इवेंट में मान लो 4 आउटकम आने हैं पर चारों कंप्लीटली रैंडम है, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो हम ये कहते हैं कि चारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है सर। तो इनका मोशन भी रैंडम है, मतलब कि हम पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि जो मॉलिक्यूल है वो कब एक्स डायरेक्शन में जाएगा, कब वाई डायरेक्शन में जाएगा और कब जेड डायरेक्शन में जाएगा। रैंडम मोशन है वो। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये मान लिया गया कि Vx, Vy एंड Vz इन सब की वैल्यूज बराबर मिलेगी। मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि यार एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाई डायरेक्शन में कम होगी। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बन रहा कोई। जब वो मोशन रैंडम है तो ये कह पाना टफ है कि कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों डायरेक्शन में सेम कंपोनेंट्स आएंगे। और इस हिसाब से वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, और अगर ये तीनों बराबर मान लिए गए हैं रैंडम इवेंट्स की वजह से, रैंडमाइजेशन की वजह से ये तीनों बराबर हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3 वी एक्स स्क्वायर। और यहां से वी एक्स स्क्वायर एवरेज को यहां पर ले आओ, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कैपिटल एन स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब। और वी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को लिखेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और इसमें भी एक काम और करने जा रहे हैं सर, nm/l³ को रो ऑफ गैस लिखेंगे। हाँ, रो तो लिखेंगे, बट उसके अलावा एक काम और, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड भी करने जा रहे हैं इसमें। ये सब तो अलाउड है मैथ्स के हिसाब से, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो टर्म है स्मॉल एम वी एवरेज स्क्वायर और नीचे 2, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई 2, ये पूरा टर्म, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन गई एक मॉलिक्यूल की। तो हमारा डेरिवेशन ये बन जाता है दैट प्रेशर इक्वल्स टू 2/3, ये 2 और ये 3, मतलब 2/3 कैपिटल एन अपॉन एल क्यूब। नोटिस करना क्या चीज है ये, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, और एल क्यूब वॉल्यूम। सो दैट इज मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, व्हिच मींस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हालांकि और प्रिसाइजली मुझे इसको ट्रांसलेटरी वर्ड लिखना चाहिए था, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन की एनर्जी होती है, बट चलेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक थ्योरी बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। काइनेटिक थ्योरी का जो मेन आउटकम है वो ये है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द 2 थिंग्स। वन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी हैव, दैट इज मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड व्हाट इज देयर काइनेटिक एनर्जी। जब हम टायर्स में हवा भरवाते हैं, टायर्स में जब हवा डालते हैं हम लोग,
तो हम इसमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एयर का प्रेशर बढ़ता है वहां पर। तो हम लोग बाहर से एयर को टायर के अंदर ऐड कर रहे हो आप, तो एडिंग मोर एयर, पहला वाला फैक्टर। दैट मींस हम लोग मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, हाँ, दैट्स व्हाई प्रेशर बढ़ता है वहां पर। तो कन्वर्स भी तो हो सकता है ना, अगर किसी कंटेनर से गैस लीक कर जाए, लीकेज ऑफ गैस हो, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स कम होने लगे, तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। सो प्रेशर विल चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में ही बात करते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस के केस में, अभी आप आगे पढ़ोगे कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम समहाउ टेम्परेचर को चेंज करें गैस के, तो उसका मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे तो भी प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है, जो नॉर्मली समर्स के टाइम पर होती है। जब लॉन्ग ड्राइव करें तो 50-60 किलोमीटर चलने के बाद जब टायर से हीट अप हो जाते हैं तो उनके अंदर का प्रेशर पहले से ज्यादा हो जाता है। हमने किसी एयर पंप से जाकर के हवा नहीं भरवाई, मॉलिक्यूल नहीं बदले, बट फिर भी उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, पहले से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चलते चलते फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी आती है, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उसके रिजल्ट की वजह से प्रेशर बढ़ता है उनका। तो ये अल्टीमेटली काइनेटिक थ्योरी का आउटकम हुआ कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी itself depends upon the temperature value, itself depends on temperature. सर यहाँ पर जो वी एवरेज सर आपने लिखा है, सर ये वी आरएमएस होना चाहिए? नहीं, वी फिर से बोलना सर, आरएमएस, वी आरएमएस होना चाहिए। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग एवरेज उससे कंफर्म, उससे आप तो कंफ्यूज कर रहे हो शायद केमिस्ट्री वाले टॉपिक से। यस सर, यस। हाँ बिल्कुल, उसको हम बता रहे हैं अभी। मैंने अभी इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा है सर, है ना, अभी बता रहा हूँ आपको क्या है। नहीं, आप कुछ कंफ्यूजन में हो, देखो सर, मेरे नहीं, ख्याल से वी स्क्वायर प्लस वी ऐसे अपॉन एन होता है वी आरएमएस, और सर वी बता रहे, एक मिनट बता रहे, आपको समझा रहे, दोनों का फर्क समझाते हैं अभी। मतलब हमने एवरेज वर्ड लिखा जरूर है, बट हाँ ठीक है, ये मतलब आरएमएस का है, ये वो वाला एवरेज भी जो आपने केमिस्ट्री में साथ पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड। यस सर, वही पूछ रहे थे कि मतलब वो है कि ना, तो मेरी बात तो सुनो, मैंने इसको क्या लिखा है, इट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एवरेज स्पीड, इट इज द एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। फर्क है दोनों में, इट इज नॉट स्क्वायर ऑफ एवरेज स्पीड, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। समझाते हैं कैसे होगा ये? डेफिनेशन से आरएमएस ही बन जाता है। यस सर, यस, समझ गया। वो मेरे ख्याल से उसको समझने में कुछ दिक्कत हो गई। देखिए ऐसे समझो आप, सपोज दैट, हालांकि ये थ्योरी 5 मॉलिक्यूल पे काम नहीं करती, बट फिर भी मान लो आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स या 50 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, अब आपको समझाते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स 2 मीटर पर सेकंड पे हैं, 30 मॉलिक्यूल्स 4 मीटर पर सेकंड पे हैं, और फिर से 10 मॉलिक्यूल्स मान लिया जाए 6 मीटर पर सेकंड पे। एक समझाने के लिए लिया, सिर्फ 50 मॉलिक्यूल की थ्योरी नहीं है। अब अगर आप इनकी एवरेज स्पीड निकालोगे, ये स्पीड है, ये v है, और यहां पर मैं v स्क्वायर कर रहा हूं, पहले v और फिर v स्क्वायर की वैल्यू 4, 16, 36। तो एक तो मैं यहां पर एवरेज निकाल सकता हूं ना, कि यहां पर क्या एवरेज आएगा, और एक मैं यहां पर एवरेज निकाल सकता हूं। मतलब एक एवरेज v का निकालिए, वो कैसे निकालोगे? 10 into 2। यस सर, यस। ऐसे तो निकालेंगे, इस एवरेज की वैल्यू स्टैट्स के हिसाब से 10 into 2 प्लस 30 into 4 प्लस 10 into 6 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 50। लेकिन वहां पर एवरेज निकाल, यहाँ एवरेज v स्क्वायर करने के बाद निकालना है सर, वो v स्क्वायर का एवरेज हो गया एक तरह से। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 10 into 4 प्लस 30 into 16
एंड प्लस 10 इंटू 36 एंड डिवाइडेड बाय 50। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। मतलब अगर हम पहले स्पीड का एवरेज निकाल के और इसका स्क्वायर करें, हम अगर सोचे कि स्पीड का एवरेज निकाला और उसका स्क्वायर किया, और एक में पहले स्क्वायर कर लिया और फिर एवरेज निकाला, अलग अलग आंसर सही। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब आप बताओ कौन सा है? हमने जो वी एवरेज स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब है? सर जो स्क्वायर है उसका एवरेज सेकंड वाला जो आपने वाला। हाँ बिल्कुल, और इसको आरएमएस स्पीड कहा गया है। यस हाँ सर, यस सर। जब आप वी स्क्वायर का एवरेज निकालते हो और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेते हो, यस सर। मतलब हाँ ये वी स्क्वायर किया, उसका एवरेज निकाला। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कंप्लीट टर्म जो यहाँ पर आया, तो ये कहलाएगा आपके लिए वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दैट मीन यू फर्स्ट टेक द स्क्वायर, फर्स्ट टेक द स्क्वायर, देन टेक द मीन एवरेज। पहले स्क्वायर, मीन, एवरेज, और उसके बाद उसका रूट, फिर रूट उसका। तो दैट्स व्हाई रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर किया, फिर एवरेज निकाला, फिर रूट ले लिया उसका। यस इसको वी आरएमएस कह रहे हैं, राइट। अच्छा वो पूछ लिया, वरना कंफ्यूजन बनी रहती है। और ये एवरेज स्पीड है, शायद इसका फॉर्मूला आपको मैक्सवेल के अंदर, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, रूट ऑफ आरटी अपॉन मोलर मास, लेकिन उसके आगे एक नंबर मैंने बताया पाया था शायद। 8 by कितना? 8 8 by 5। तो ये हाँ ये अलग चीज है। और इसमें सबसे ज्यादा वो कौन सी स्पीड थी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास है? 4। most probable sir, हाँ 4 meter ये 30 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे थे, दैट मींस ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगा। सर प्रैक्टिकली तो 50 मॉलिक्यूल नहीं होते ना, मतलब ना पॉसिबल, ये वही तो एक सर मोल भी वरना लोगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यस सर, सर अदरवाइज हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रल v स्क्वायर dn upon बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तभी वर्क करता है जब डेटा सैंपल काफी बड़ा हो। कोई भी स्टैटिस्टिक्स तभी काम करती है जब उसका सैंपल बड़ा हो। खैर हमारा मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते जल्दी जल्दी है। हमें काइनेटिक थ्योरी ने दो बातें सिखा दी। काइनेटिक थ्योरी ने पहली बात ये सिखाई कि प्रेशर इज कंसीक्वेंस ऑफ कोलिजन, ये पहली बात। और दूसरा उसी काइनेटिक थ्योरी ने मुझे ये भी बता दिया कि प्रेशर इज बेसिकली 2/3 ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये दो बातें हमको समझ में आई, और इन दो बातों को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तो ही आगे का चैप्टर समझ पाएंगे। लेकिन जो गैस इक्वेशन हुआ आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन, वो आपसे कहता है कि प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू आइडियल गैस में डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन मोलर मास। ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। रो इज द डेंसिटी। इसको डिराइव करने की जरूरत है या पढ़ा हुआ तुमने? सर पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। सर। और काइनेटिक थ्योरी कुछ और ठीक, काइनेटिक थ्योरी ये कह रहा है आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब केमिस्ट्री ये कह रही है, फिजिक्स ये कह रही है, और दोनों सही है। ये दोनों सही है अपने। और ये जो चीज है आपकी मॉलिक्यूल, मोल नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो यार जो डेंसिटी है, क्या इसको ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी इज एक्चुअली mass of one molecule into the number of molecules, mass of one molecule into number of molecule? यस सर। Divided by volume, mass of one molecule into number of molecule is the total mass divided by volume, density हो गई। यस सर। And capital M is the molar mass, molar mass, that is mass of one molecule into Avogadro number। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल स्मॉल एम मास का। चल रहा है ना सही चीज?
पूरा लिख दे रहे हैं, प्रेशर डेंसिटी इंटू RT अपॉन मास, मोलर मास। डेंसिटी को लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल के मास के कह रहे हैं, स्मॉल एम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल एम एंड डिवाइडेड बाय V, RT अपॉन मोलर मास। बोलो भैया अभी ठीक है कि नहीं है, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस ठीक। अच्छा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम वो यहां से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। तो उसको हम लिखने जा रहे हैं 3/2 इंटू पी, 3/2 इंटू पी डिवाइडेड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये इसको लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहां से निकाल करके मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। तो ये 3 को इधर ले गए, 2 नीचे चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नीचे चली जाएगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम आ गया, इंटू ये स्मॉल एम इंटू RT अपॉन मोलर मास। और मैं मोलर मास को कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या कि मोलर मास इतना होगा, एक मोल का मास, यानी एक मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दे। यस सर। तो ये M और M कैंसिल। यहां से एक्चुअली एक डेरिवेशन ये आती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रेशर कैंसिल हो जाएंगे, P और P कैंसिल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड चला गया 3/2 और गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट बाय द एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। ये डेरिवेशन हो गया आपका, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो रेशियो है गैस कांस्टेंट का एवोगैड्रो नंबर के साथ। और मजे की बात क्या जानते हो, इसमें क्या ऐसी खास बात है, इसमें ऐसी खास बात क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 टाइम्स ऑफ K इंटू P। में खास बात यह है कि सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सभी गैसेस के लिए एक जैसा होगा, गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर सबके लिए सेम होते हैं। मतलब हाइड्रोजन लें, आप ऑक्सीजन लें, हीलियम ले लें, ये सब अलग अलग है, इनके मॉलिक्यूल अलग अलग है, बट अगर ये सब सेम टेम्परेचर पे हो, मतलब 300 केल्विन पर ये भी हो, 300 केल्विन पर ये भी हो और 300 केल्विन पर ये भी हो, तो इस रिजल्ट के हिसाब से जितनी एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन के पास है, उतनी ही एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन के पास है, और उतनी ही एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हीलियम के पास भी है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब। एट द सेम टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, बार बार ट्रांसलेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन फॉर एवरी गैस, चाहे वो डायटोमिक हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, और चाहे वो पॉली एटॉमिक, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दो आप, पॉली, सेम ही आंसर आना आपका। एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल द गैसेस इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। सर तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की है ना? हाँ, एक ही एवरेज तो एक का ही निकलता है ना सर, एक मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऐड कर लीजिए यहाँ पर। और वो भी ट्रांसलेशन वाली, मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद अभी आप रोटेशन वगैरह भी इसमें देख सकते हो, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है।
और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जिसको हम देख रहे हैं ना, इसको आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, इट इज सेम एज 1/2 टाइम्स मास इनटू v RMS स्क्वायर। यहां से आप RMS वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, और इनफैक्ट निकालोगे क्या, उसका डेरिवेशन करने पर ये आंसर आता है RMS वेलोसिटी का, √3 RT बने। हाँ, उस पर हम ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाह रहे बिकॉज कुछ पोर्शन हमारा केमिस्ट्री में कवर्ड है, तो इसलिए हम उधर की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाह रहे। आगे बढ़ाएं इससे। यस सर। ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनते हैं बाद में क्या है। काइनेटिक थ्योरी की ही बात पे चल रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी में जो जो कहा वो हम लोगों ने माना, जो जो हमसे बोलते गए वो हम सुनते गए, उनको समझते गए, और आखिरी में यहां तक आ गए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 टाइम्स K × T, राइट। तो अभी हम सिर्फ आपको मोनोएटॉमिक गैसेस के बारे में बात करेंगे, ओनली फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस। जब ये समझ आ जाएगा तो धीरे धीरे डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक की तरफ भी आ जाएंगे। अब मैकेनिक्स में जो आपका वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है वो क्या कहता है, मैकेनिक्स वर्क एनर्जी पावर, वो ये कहता है कि अगर कोई मास m सपोज दैट मूव कर रहा हो वेलोसिटी vi से, और हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो, मतलब इसकी स्पीड बदल जाए। सर बोर्ड ब्लर है सर। एक सेकंड, फिर से हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में। ठीक हो गया बच्चा, मेरे ख्याल से सही हो गया। और वो क्या है, ब्लर है क्या, क्योंकि हम लोग नो सर क्लियर है। क्या आ रहा है? ठीक है, अब फटाफट सुनिएगा। हमने कहा कि हमारे पास एक मास है जो कि कुछ स्पीड पे चल रहा है, और हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड बढ़े, उसकी स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहिए मेरे को यहाँ पर? वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी स्पीड बढ़ेगी। यस सर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके ऊपर वर्क करें, इसके ऊपर अगर हमने वर्क किया तो उसका कंसीक्वेंस क्या है? वर्क का कंसीक्वेंस काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ स्पीड। यस सर। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। रिजल्ट ऑफ वर्क, कंसीक्वेंस ऑफ वर्क, रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से चेंज ऑफ स्पीड। ये मैकेनिक्स की वर्क एनर्जी थ्योरम को ये कहा गया। बट वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इट इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नीडेड। और वो भी प्रॉपर तरीके से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ प्रॉपर वे। अगर वो 90 डिग्री पर आ जाए तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा इसका? नो सर। नहीं मिलेगा। तो वी नीड फोर्स, वी नीड डिस्प्लेसमेंट इन अ प्रॉपर वे, then only we can say that work is done, and that as a result of that work kinetic energy will change. ये आपका मैकेनिक्स कहता है। और आज का जो हमारा आउटकम है वो ये है, अभी अभी जो पढ़ा था आपने, जस्ट इसके पहले जो पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट इसके पहले वो ये कहा गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मेरे ख्याल से सही लिख रहा हूं मैं? नहीं, सॉरी, ये 3/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। सॉरी, अब सही है मेरे ख्याल से। यस सर। तो जरा आप ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है जो कि क्या कहता है कि अगर आप एक सॉलिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए प्रॉपर वे में। जरा इसी चीज को गैसेस में इंप्लीमेंट करके देखो। अगर हम एक गैस की काइनेटिक एनर्जी को बदलना चाहते हैं, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए आपने वर्क का सहारा लिया है, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी को बदलने के लिए फिर क्या करोगे, क्या लगाओगे उसमें? क्या वो भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे?
ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज मैकेनिक्स तो है, ये भी मास है, स्पीड है, सब कुछ है, तो ये तो रहेगा ही। दैट रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज गैसेस में भी ट्रू है, ये लॉ आपका गैसेस में भी ट्रू है, दैट रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट मींस द टेंपरेचर विल चेंज। तो सिस्टम को कुछ हीट देना पड़ेगा जो कि वर्क में भी हाँ, यूटिलाइज होगा और बट इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा। हाँ, तो हाँ, एक पॉइंट तो आपका ये समझ में आ गया कि वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बदलता है, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस। एक पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आप समझते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होता क्या है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हो इंटरनल एनर्जी? सिस्टम, और वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, सिस्टम सॉलिड हो सकता है, सिस्टम लिक्विड हो सकता है, सिस्टम गैस भी हो सकता है। तो इन जनरल व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी includes every possible form of energy inside the system. It includes every possible form of energy inside the system except kinetic energy. मैकेनिक्स की बात करें तो मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या चीजें आएंगी? इट कैन इंक्लूड न्यूक्लियर एनर्जी, अगर सिस्टम के अंदर न्यूक्लियस है। इट कैन इंक्लूड सम पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर सिस्टम एलोंगेटेड या कंप्रेस है, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो। केमिकल एनर्जी, अगर वहां पर कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रही है, तो ये सब आपके इंटरनल एनर्जी के सिस्टम चलते हैं। मोटा मोटा ये कहा जाता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम की वो एनर्जी जब वो स्टेशनरी है, एनर्जी एनर्जी ऑफ रेस्ट कह लीजिए। काइनेटिक छोड़ दे, बाकी सब ले लो आप इसमें, तो कोई भी हो सकता है। इसमें एक और तरीका है थर्मल एनर्जी का। जितने भी ये सब आपके इंटरनल एनर्जी कहलाएंगे, दे ऑल, ये सब इंटरनल एनर्जी। ये मैंने मोटे लेवल पर बताया आपको। काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं की गई है। उसके अलावा हम लोग इस स्पेसिफिक चैप्टर में इंटरनल एनर्जी के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं, वो है थर्मल एनर्जी। मतलब हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इंटरनल थर्मल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल्स बड़े ध्यान से सुनने पड़ते हैं। अगर वो कह रहा है फाइंड द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो न्यूक्लियर के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, कहीं भी हो सकता है वो। बट इंटरनल थर्मल एनर्जी ये होता है एनर्जी का वो कंपोनेंट जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर, लिंक्ड विद द टेम्परेचर पार्ट। और थर्मोडायनेमिक्स में जिस इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है वो बेसिकली इसकी बात की जाती है। मतलब एनर्जी का वो पोर्शन जिसका सीधा कनेक्शन टेम्परेचर से, उसको हम इंटरनल थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। और काइनेटिक थ्योरी में उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया गया आपको, देखिए काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टेम्परेचर पार्ट।
सो थर्मोडायनेमिक्स में और स्पेशली गैसेस के केसेस में, ओनली फॉर द गैसेस, internal thermal energy means average of kinetic energy. That is the meaning of internal energy in this chapter. Thermodynamics में internal energy जब भी बोला जाएगा गैसेस के केसेस में, तो उसका हम मतलब ये निकालेंगे, they are talking about the average kinetic energy, means they are talking about 3/2 times kT. और ये मेरा पूरा डिस्कशन अभी मोनोएटॉमिक गैस के लिए चल रहा है। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में कुछ और ऐड होगा, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी भी ऐड की जाएगी अगर वो डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक है तो। सर यहाँ पर मोनो एटॉमिक है तो सर रोटेशनल वाली क्यों नहीं ऐड कर रहे? तो वो बच्चा एक मिनट बताएंगे, उस पर भी आएगी, रुक जाओ। वो थोड़ा सा फिर वो जेई वाला पोर्शन ज्यादा टच हो जाएगा उसमें। ओके अभी हम अभी आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इंटरनल एनर्जी, उसमें कई सारे पोर्शन है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द मोनोएटॉमिक गैस, तो मतलब उसका है एनर्जी का वो पार्ट जिसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ चल रहा हो। दैट मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है और वो 3/2 टाइम्स K into T है, सीधा सा मतलब है। और यहाँ पर एक खतरनाक पॉइंट और भी है जिससे थर्मोडायनेमिक डिफिकल्ट लगती है थोड़ी सी। व्हाट इज हीट? अगर बात की जाए हीट को डिफाइन कैसे करोगे आप, क्या है हीट? ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आप कह सकते हो ना, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक दूसरे में जाती है वो आपका हीट के फॉर्म में है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो वर्क है। वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफर है, हीट भी एनर्जी का ट्रांसफर है, बट ट्रांसफर के तरीके अलग है। हीट मतलब हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका रीजन टेम्परेचर है। वर्क मतलब एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट और पुलिंग द ऑब्जेक्ट फॉर सम डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। बट दोनों अल्टीमेटली एनर्जी है, वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी है। अब जरा इन सारी बातों को आपने एक बार कनेक्ट करके देखो क्या हो रहा है। इन सबको अगर एक साथ मिलाएं, definition of work, which is the transfer of energy by the action of force and displacement. Definition of heat, transfer of energy by the temperature difference. Internal energy, which is basically kinetic energy, 3/2 kT. And internal energy अब आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास कोई एक गैस है और सराउंडिंग से, जो हमारा सराउंडिंग है उससे, सराउंडिंग और गैस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सराउंडिंग और गैस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसको हीट के फॉर्म से डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू। So basically transfer of energy है from the surrounding to the gas and the reason is the temperature difference. और मान लेते हैं कि ये जो गैस है ये आगे चल करके उसकी एक पिस्टन से कनेक्टेड है, और गैस के प्रेशर की वजह से ये पिस्टन आगे डिस्प्लेस हो गया, पिस्टन आगे डिस्प्लेस हुआ कुछ प्रेशर ऑफ गैस की वजह से।
और जब पिस्टन आगे डिस्प्लेस हो रहा होगा तो जो बाहर की सराउंडिंग होगी, बाहर की सराउंडिंग वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, फोर्स बाय सराउंडिंग। इधर से गैस फोर्स लगा रहा है, उधर से सराउंडिंग फोर्स लगा रहा है, और गैस ज्यादा फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पिस्टन आगे बढ़ रही है। तो यहां भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, बट यहां कौन किसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है यहां पर? गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर। हाँ, राइट। बिकॉज जब कोई चीज ट्रांसफर है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बताने पड़ेंगे ना, कहां से कहां गया। डेबिट अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है। यस सर। तो गैस बिकॉज ये वर्क कर रहा है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये पिस्टन को धक्का दे रहे हैं आगे, तो ये अपनी एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां से सराउंडिंग में एनर्जी गई, बट वो एनर्जी वर्क के फॉर्म में गई, उसको डेल्टा डब्ल्यू कह दें। सो अल्टीमेटली बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का फॉर्म है, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी गैस के अंदर आई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी बाहर चली गई। तो जो डिफरेंस होगा इनका, आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी का डिफरेंस, कहां जाएगा ये आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी का डिफरेंस? इंटरनल एनर्जी में जाए। Internal energy. That is change of internal energy. Because total energy cannot be created, cannot be destroyed. It can be converted from one form to the other form. और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है आपको। और यहां पर जो डेल्टा यू, यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, यू मतलब इंटरनल, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इंटरनल एनर्जी में बहुत से कंपोनेंट्स हैं। इस इंटरनल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी भी है, इस इंटरनल एनर्जी में केमिकल भी है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है, डिफॉर्मेशन वाली, इलास्टिक वाली, कुछ भी, मतलब कि वो भी होगी। बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी है। और गैसेस के केस में ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ गैसेस के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है। गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी में एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया गया है कि गैस में इंटरनल एनर्जी का एक और कंपोनेंट है, और वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला 3/2 kT है। ऑब्वियसली गैस में कोई न्यूक्लियर एनर्जी तो होगी नहीं, गैस में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा, गैस में कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब लगती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है नहीं गैसेस में, तो पहले एजम्पशन दे चुके हो। तो जो भी बचा वो क्या, काइनेटिक एनर्जी बचा। ये जनरलाइज लॉ है, मैं बार बार कहूंगा आपसे, ये आप मत सोचना कि सिर्फ गैसेस के लिए है, बियॉन्ड गैसेस भी लगा सकते हो आप। मैकेनिक्स मतलब कहीं भी साइंस के किसी भी पोर्शन में लगाइए, सब जगह काम करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि मान लो अगर हमारे पास m किलोग्राम आइस हो एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम हीट करें, क्या रिजल्ट आता है आपका हीट करने से? आइस को हीट करोगे, रिजल्ट क्या है? ऑब्वियसली देखिए, मेल्ट होगा, मेल्ट, पानी बन जाएगा। पानी बना, इंटरनल एनर्जी क्या बदला इसमें? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, सर जो हीट चेंज हुआ, मतलब जो हीट आई वो वही चेंज हो गई।
हाँ यही तो, अब बच्चा यही गड़बड़ करेंगे हम लोग, यही एक गड़बड़ पॉइंट है। हीट, देखिए हीट का रिलेशन भी टेम्परेचर से है और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन भी टेम्परेचर से, दोनों चीजें टेम्परेचर से रिलेटेड। लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि हीट की वजह से डेल्टा यू आता है, दोनों का रिलेशन टेम्परेचर से ही है। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर है और ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वो भी टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट है। अब आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे सोच लो। हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी ट्रांसफर किया इसको, आंसर है m into L। ये कैलोरीमेट्री में पढ़ाया जाता है आपको, मास इनटू लेटेंट हीट। latent heat of vaporization। तो इतनी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट हमने सिस्टम में डाल दी, क्या ये सारी एनर्जी इंटरनल में चली जाएगी? नहीं सर, आइस वर्क जब वाटर में बनेगा तो क्या कुछ उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा? अगर वाटर नहीं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, डेंसिटी तो बदल रही। तो फिर तो सर इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, तो जितना हीट आएगा वो वर्क में चला जाएगा। आप यहाँ इंटरनल एनर्जी को क्या समझ रहे हो? सर वो एनसीवी डेल्टा टी समझ रहे हैं। हाँ, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? ये गैस नहीं है। मैंने कहा Yes, इंटरनल sir। एनर्जी एक स्पेक्ट्रम है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ सकती है, और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी होती है, गैस में नहीं होती। सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इनमें, लिक्विड में भी होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि लिक्विड और सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बराबर होती है? नहीं होती। तो यहां पर ये पूरा पूरा इंटरनल एनर्जी में नहीं जाएगा, मतलब ये कंफ्यूजन माइंड से हटा दीजिए कि जो भी हीट देंगे वो कंप्लीटली इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। अगर ऐसा हो रहा होता तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत नहीं थी मुझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही डिफरेंशिएट करके बता रहा है, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन, इट कैन बी लेस देन दैट, इट कैन बी मोर देन दैट, और इट कैन बी इक्वल टू दैट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहना चाहते हैं। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन बी लेस देन द हीट, मोर देन द हीट, इक्वल टू द हीट। और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही ना, भले आपने हीट ऐड करी है, सिस्टम को हीट देने के बावजूद भी इंटरनल एनर्जी ना चेंज करे, ये भी पॉसिबल। आई बात समझ में आ रही है आपको? ये यस सर। ये समझ में आ गया ना Yes, कि sir. amount of heat given is not necessarily equal to the change of internal energy. Something is subtracted from that, and that something is work done. और यहां पर वर्क क्यों होगा? क्योंकि जब आइस वाटर में जाएगी तो डेंसिटी का चेंज आएगा, वॉल्यूम का चेंज आएगा। यस सर, मास सेम रहेगा। तो माइनस वर्क डन। और अगर हम अभी एक स्टेप और, कुछ चीजें हम डायरेक्ट यूज करेंगे बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, कि वर्क डन इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो यहां पर प्रेशर P एंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फाइनल वॉल्यूम है, एंड माइनस मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस, ये इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। गैसेस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट इन अ जनरल वे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन बी change of nuclear energy, change of chemical energy, change of elastic energy, change of any other energy. हटा दे भाई ये सब। यस ठीक है।
So heat does not mean that amount of change of internal energy and the amount of heat are equal. यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, और लोग मतलब कई सारे लोगों को यही बात नहीं डाइजेस्ट होती है कि जब दोनों ही टेम्परेचर से रिलेटेड थे तो डिफरेंस क्यों। तो थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि द डिफरेंस इज ड्यू टू द वर्क डन। और जो हमारा सिस्टम है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है और वो पिस्टन के अंदर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, और सपोज हमने इसको कुछ हीट दिया, अब इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज डेल्टा यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सपोज दैट हमने हीट के फॉर्म में इसमें 200 कैलोरी या 200 जूल दिया, और डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से, डिस्प्लेस होने की वजह से 150 जूल बाहर चला गया। डेल्टा यू कितना हुआ यहां पर? तो आंसर हुआ 200 जूल दिया इसको, 150 चला गया, बचा कितना? 50। डेल्टा यू प्लस 50 जूल। बट सपोज हमने 200 जूल हीट के फॉर्म में दिया और पिस्टन अंदर मूव कर रहा है, यानी गैस कंप्रेस हो रही है। यहां पर गैस एक्सपैंड हो रही थी, यहां पर गैस का कंप्रेशन, वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं उसका। तो कौन किसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा? देखिए, वर्क वाली एनर्जी कौन किसको दे रहा होगा? तो सराउंडिंग गैस। तो यहां से मान लो 150 जूल आया, तो आ ही रहा है ना, दोनों तरफ से आ रहा है एनर्जी, इधर से 200 आ रहा है, इधर से 150 आ रहा है। तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सब आ ही रही है, जा कुछ नहीं रहा, तो ये एनर्जी जाएगी किस फॉर्म में? एक एनर्जी हीट के फॉर्म में आई, एक एनर्जी वर्क के फॉर्म में आई, अब ये किसी और फॉर्म में चली जाएगी। 200 plus 150, 350 will be now in the form of internal energy. कुछ भी हो सकता है। मान लिया गैस एक्सपेंड हो रही है, जिस वजह से 150 जूल एनर्जी बाहर जा रही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वाले रीजन की वजह से। और हो सकता है कि गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट भी जा रही है, 200 जूल हीट बाहर चली गई ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है बाहर टेम्परेचर ज्यादा, हो सकता है अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो। तो अब सब कुछ जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा। 150 इधर चला गया, 200 इधर चला गया, तो हम कहेंगे डेल्टा यू की वैल्यू -350 जूल। सीधा सा रूल है ये। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफी चीजें आसान हो जाती है। सो इतने सारे वेरिएशंस हैं कि हम क्या बार बार सब कुछ थोड़ी करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन ऐड कर दिया, इस इक्वेशन के साथ एक साइन कन्वेंशन डाल दिया कि जब भी हीट सिस्टम को दिया जाएगा तो हम डेल्टा क्यू पॉजिटिव ले लेंगे। A sign convention. If 200 goes into the gas, that means delta Q plus 200. If it comes out of the gas, heat comes out of gas, delta Q minus 200. Goes into the gas, delta Q plus 200. Work में भी, if it is expansion, work done is positive. If it is compression, work done is negative. और इनका ये कहना है कि अगर हम इन कन्वेंशंस के हिसाब से चलेंगे और इस इक्वेशन को फॉलो कर लें, तो आप इनमें से कोई भी केस उठा लीजिए। मान लो सेकंड केस उठाया मैंने,
डेल्टा क्यू वहां रखेंगे +200, यहां पर +200 माइनस डेल्टा यू कंप्रेशन -150। सो एक माइनस फॉर्मूले में है और एक -150 बिकम्स डेल्टा यू, जो कि 350 आ जाएगा आपका आंसर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है वो साइन सेंसिटिव है। साइन सेंसिटिव का मतलब आपको डेल्टा क्यू और डेल्टा यू के प्रॉपर साइन रखने पड़ेंगे, डिपेंड करता है। और वो रूल क्या है? हीट गिवन टू गैस पॉजिटिव, हीट गिवन बाय गैस नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस मतलब कि एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस मतलब कि कंप्रेशन इज नेगेटिव। और हम हमेशा यही इक्वेशन फॉलो करेंगे, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू को विद साइन कन्वेंशन पुट कर देंगे इसके लिए। एक्सक्यूज मी सर, सर एक डाउट था सर, मतलब हम जब भी थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन को मूव करवाते हैं या फिर पिस्टन मूव कर रहा होता है, तो ये जरूरी होता है कि मतलब फिजिक्स के अंदर वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो? हाँ, देखिए क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, उस पर आते हैं। एक्चुअली अब ये इन लोगों ने रिक्वेस्ट तो कर दी, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेस चाहिए होता है ना, वो बेस में टाइम लगता है यार। ऑल ऑफ सडन हम थर्मोडायनेमिक्स चाहे कि खत्म हो जाए, तो उसके थोड़ा सा, क्योंकि आपको ना एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू समझना। एक ही एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से अटैच एक मासलेस पेन, मासलेस पेन। तो अभी ये स्प्रिंग एलोंगेटेड होगा या फिर नॉर्मल लेंथ पे होगा? तो नॉर्मल लेंथ। नॉर्मल। ठीक है। और ऐसा ही एक स्प्रिंग और है, वो भी हमारा मासलेस पेन से अटैच, दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। और हुआ क्या, मेरे पास 1 kg शुगर है, मान लो चीनी लाए, आप 1 किलो का पैकेट लाए, और 1 kg का पैकेट यहां भी लाए। और हमने क्या किया, इस केस में 1 kg शुगर पैकेट में से एक एक पार्टिकल रख रहे हैं इसके ऊपर, एक एक पार्टिकल, मतलब पूरा 1 किलो साथ में नहीं रखेंगे। उसमें से चीनी का एक दाना निकालो और एक दाना इस पर रख दो, फिर दूसरा दाना निकाला, उसको इस पर रखा, फिर तीसरा निकाला, फिर रखा। हो गया, पूरे दिन भर का काम हो गया हमारा। 1 किलो चीनी इसमें रखने के लिए हम एक एक दाने उठा रहे हैं उसके। समझ पाए इसको? Yes, sir. सो अल्टीमेटली 1 किलो विल बी ऑन दिस पैन, बट कितने टाइम बाद होगा ये सब कुछ? आप सोचो जरा, इमेजिन करो 1 किलो चीनी में एक एक दाना आपसे खाते रखूं, 10-12 साल लग जाएंगे। सोचिए, तो 1 किलो रखने में आपको 10 साल लग गए, मान लो 10 साल तो नहीं मान लिया, फिर भी कुछ भी लगा। मतलब ये प्रोसेस इतना धीरे होगा, इतना धीमे प्रोसेस होगा, और ऐसे ही प्रोसेस को नाम दे देंगे क्वासी स्टैटिक। और दूसरा जो बंदा था उसने क्या किया, उसने कहा कि छोड़ो यार, उठाया और पूरा पूरा पैकेट रख दिया उस पर, पूरा पैकेट एक बार में रख दिया। तो इसमें भी यहां भी 1 किलो आया, यहां भी 1 किलो आया, लेकिन ये क्विक प्रोसेस है, फास्ट, ये आराम आराम से होता रहेगा। एंड अल्टीमेटली दोनों में स्प्रिंग एलोंगेट सेम करेगी, क्योंकि फाइनली दोनों में 1 किलोग्राम फाइनली। तो यहां पर भी एलोंगेशन होगा और यहां भी एलोंगेशन होगी। कितना होगा एलोंगेशन? तो आंसर इज mg डिवाइडेड बाई k। फाइनली यहां पर भी mg अपॉन k होगा। तो दोनों केसेस में एलोंगेशन सेम मिला,
अब अगर कोई पूछे दोनों ही केसेस में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, यहां पर ग्रेविटी ने क्या काम किया और यहां पर ग्रेविटी ने क्या काम किया, सर जिसमें धीरे धीरे रख रहे हैं तो उसमें तो मतलब मास कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है। हाँ, तो यहां पर वर्क बाय ग्रेविटी इट इज सिंपली mg मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट मींस एलोंगेशन। इतना ग्रेविटी ने वर्क किया, एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग, वर्क बाय स्प्रिंग अगर निकालना हो तो तुम वर्क बाय स्प्रिंग माइनस होगा माइनस हाफ के हाफ एक्स स्क्वायर, मतलब जितना वो एलोंगेट होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर, और एक्स मतलब ये mg बाई के। ये तो क्या फास्ट वाले प्रोसेस में, जरा धीमे धीमे वाले में चलते हैं। वर्क बाय द स्प्रिंग तो सेम आएगा, बिकॉज वर्क बाय स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, वो जैसे भी करोगे आंसर उस पर नहीं आएगा, बिकॉज वर्क बाय स्प्रिंग इज माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है। बट ग्रेविटी का वर्क हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि मास धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। यहां पर मास धीमे धीमे ऐड किया गया है, एक बार में नहीं ऐड किया गया है, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स वेरिएबल फोर्स है। आ रही है बात समझ में यार? यस सर, यस सर। कैसे लिखेंगे? सपोज दैट इस 1 किलोग्राम को आप कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हो और किसी मूवमेंट पर हमने थोड़ा सा मास रख दिया इसके ऊपर, मतलब ये पेन थोड़ा नीचे आ चुकी है, ये पेन थोड़ा सा नीचे आ चुका है इसमें, क्योंकि कुछ मास तो रख ही दिया हमने। तो मान लो हमने इस पर स्मॉल एम मास रखा, बट वो स्मॉल एम कैपिटल एम से कम है, मतलब अभी पूरा मास नहीं रखा हमने, थोड़ा सा तो रख दिया, और थोड़ा सा रखने की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन वाई आ गया। कुछ वाई डिफॉर्म कर गया ये, और ये चीज इतनी धीमे धीमे हो रही है, ये चीज इतनी धीमे धीमे हो रही है, क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन मानोगे आप कि ये मास एक्सेलरेट करके नीचे जा रहा है? नो। तो फोर्स बैलेंस करेंगे। यस सर, इसका मतलब जितना फोर्स स्प्रिंग लगा होगा K इंटू वाई, उतना ही फोर्स ग्रेविटी का भी होगा सर। जी सर, क्योंकि पैन बहुत धीमे धीमे चल रहा है, ना के बराबर, 0 स्पीड पे चल रहा है वो। तो यहां पर ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स हमेशा बराबर मिलेंगी आपको। और यहां पर क्या हुआ था, जब फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा सिर्फ तब ग्रेविटी और स्प्रिंग की फोर्स बराबर होंगी, उसके पहले ग्रेविटी की फोर्स स्प्रिंग के फोर्स से हमेशा ज्यादा रहेगी। और यहां पर किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उतना ही स्प्रिंग लगा रही है। यस सर, फॉरएवर इक्विलिब्रियम में। हाँ, तो स्प्रिंग एंड ग्रेविटी आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हियर दे आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस नहीं थे वो, जब ये चीज एलोंगेट हो रही थी उस समय बराबर नहीं थी। ऐसे में ग्रेविटी का वर्क, जब ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर बराबर बराबर है, तो दोनों के वर्क का अमाउंट भी सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्प्रिंग अगर नेगेटिव वर्क कर रही होगी तो ग्रेविटी वही चीज पॉजिटिव कर रही होगी। नाउ
अब आप इमेजिन करें, योर स्प्रिंग एनालॉग लेना होगा। स्प्रिंग इज आवर गैस एंड ग्रेविटी इज द सराउंडिंग और एक्सटर्नल फोर्सेस। So if a process is a quasi-static process, which means the process is very, very slow, work done by external and the work done by gas are equal in magnitude, but if one is positive, other is negative. क्या ये यहां भी बराबर आएंगे? देखो जरा, यहां पर ये दोनों वर्क बराबर है मैग्नीट्यूड में। 1/2 मिसिंग है यहाँ पर, यहाँ 1/2 नहीं आ रहा, बाकी सब सेम आएगा। कौन ज्यादा वर्क कर रहा है इस केस में? ग्रेविटी ज्यादा वर्क कर रही है या फिर स्प्रिंग ज्यादा वर्क कर रही है? ग्रेविटी। तो एक्स्ट्रा वर्क कहाँ गया? ग्रेविटी का एक्स्ट्रा वर्क कहाँ गया? सर स्पीड में। तो अल्टीमेटली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, बिकॉज ये यहाँ पे रेस्ट पे था और फाइनली भी स्टॉप हो जाएगा। अल्टीमेटली तो रुकना ही इसको। और ऐसे ही केसेस में इंटरनल एनर्जी यूज की जाती है कि जब मोशन हो नहीं रहा और एनर्जी डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी को आप एक अकाउंट में डाल दो और वो अकाउंट इंटरनल एनर्जी के नाम से खुला रहेगा। अब यहाँ कौन सी इंटरनल एनर्जी होगी पता नहीं, बट किसी न किसी फॉर्म में इंटरनल एनर्जी का न जाने कितने कंपोनेंट्स है, तो किसी भी कंपोनेंट में चला गया होगा। एंड प्रैक्टिकली वो एयर रेजिस्टेंस में जाता है, बिकॉज जब ये नीचे आएगा तो सराउंडिंग एयर की ड्रैग लगेगी इसके ऊपर, उस ड्रैग की वजह से एनर्जी लॉस होगी। और यहां पर एयर ड्रैग नहीं लगेगा क्योंकि विस्कोसिटी एयर ड्रैग 6 पाई ईटा आरवी के नाम से पढ़ा है आपने स्फेरिकल बॉडीज के लिए। स्फेरिकल बॉडीज का विस्कस फोर्स मोटा मोटा ये है कि विस्कोसिटी वेलोसिटी का फंक्शन होती है। जितने भी एयर ड्रैग होते हैं या लिक्विड की ड्रैग या रेजिस्टेंस, वो वेलोसिटी पर डिपेंड जरूर करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो v पे डिपेंड करे, हो सकता है v² पे कर जाए, रूट ऑफ v पे कर जाए, बट v पे डिपेंड करेंगे क्योंकि उसका नाम ही एरोडायनेमिक ड्रैग है, डायनेमिक्स के टाइम पर आने वाला ड्रैग। तो यहां पर इतने धीमे धीमे चल रहे हो, इतनी धीमे धीमे चल रहे हैं कि वेलोसिटी 0 के बराबर है, कोई ड्रैग है ही नहीं। और यहां इतना फास्ट गए कि बहुत अच्छा खासा एरोडायनेमिक ड्रैग लगा होगा, हवा की वजह से रेजिस्टेंस आई होगी और एनर्जी बैलेंस नहीं रह पाई। ग्रेविटी ने ज्यादा काम कर दिया, स्प्रिंग के पास आधा गया, बचा हुआ हाफ पोर्शन रेजिस्टेंस ऑफ एयर में चला गया। तो ये बात समझना पड़ेगा क्वासी स्टैटिक को कि एक्सटर्नल वर्क और गैस का वर्क बराबर होगा, और हम लोग फिजिक्स में यही फॉलो करते हैं। और वर्क में माइनस प्लस का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। बस अब 2-3 डेरिवेशंस करके खत्म हो, वर्क बाय द गैस। और मैं जो भी डेरिवेशन कर रहा हूं वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। सो अगर हम यहाँ पर कोई गैस माने जिसका प्रेशर P हो, प्रेशर ऑफ द गैस इज P एंड आउटसाइड प्रेशर ये हम कुछ P एक्सटर्नल मानते हैं। बाहर से प्रेशर P एक्सटर्नल है और अंदर से प्रेशर P है, और ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, और ये dx डिस्टेंस आगे बढ़ा, dx आगे आया, लेकिन ये dx
इतना धीमे धीमे आया है कि अंदर वाली फोर्स और बाहर वाली फोर्स बराबर बराबर, इनसाइड आउटसाइड सेम फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको ये चीज कि इनसाइड से प्रेशर जो और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों प्रेशर बराबर है। और ऐसे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेशर कांस्टेंट है, हो सकता है कि दोनों प्रेशर बदल रहे हो। यस सर, वो तो हमारे प्रोसेस पे स्प्रिंग वाले डिपेंड एग्जांपल में स्प्रिंग का फोर्स भी वेरिएबल था, ग्रेविटी की फोर्स भी वेरिएबल थी जब आप एक एक पार्टिकल रख रहे थे, लेकिन दोनों इस तरीके से वेरी हो रहे थे कि किसी भी टाइम पर वो आपस में बराबर थे। तो हो सकता है कि ये प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, ये प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों चेंज हो रहे हैं, बट दोनों इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर बराबर ही रहेगी। मतलब ये ग्रो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो वो आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुआ। एट एनी मोमेंट प्रेशर इनसाइड जो गैस का प्रेशर है और आउटसाइड प्रेशर बराबर है, नॉट नेसेसरली कांस्टेंट, दे कैन बी वेरिएबल्स। तो dx डिस्प्लेसमेंट करने का जो वर्क आएगा बाय गैस विल बी माइनस टाइम्स वर्क बाय एक्सटर्नल, हमेशा रहेगा। और यही डिफरेंस केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाता है। केमिस्ट्री में आप वर्क एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहे होते हो और हम फिजिक्स में बात कर रहे होते हैं वर्क बाय द गैस की। तो बुक्स में दोनों के फॉर्मूले में माइनस का फर्क है, तो वो तो आना ही पड़े, माइनस तो फर्क तो आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में एक्सटर्नल वर्क देखा जा रहा है, फिजिक्स में गैस का वर्क देखा जा रहा है। और वर्क बाय गैस प्रेशर इनटू एरिया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे वर्क बाय गैस का फॉर्मूला। और आगे कुछ लोग ये समझ जाओगे a इंटू डी एक्स को क्या कह सकते हो आप, a इंटू डी एक्स को चेंज ऑफ वॉल्यूम, एरिया इंटू डी एक्स। तो ये जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है इसका dv। सो वर्क बाय गैस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ pdv फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम। और अब आप चाहे स्कूल लेवल प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे जेई लेवल की प्रॉब्लम करो, चाहे ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम करो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, किसी भी मूवमेंट पर बाहर और अंदर के प्रेशर्स को इक्वल करना होगा। और अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम के सेंस में बात करूं तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा तो पिस्टन के फ्री बॉडी डायग्राम पर रिजल्टेंट बाय ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो वैल्यू, मतलब ये जीरो एक्सेलरेशन पे माना गया है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मूविंग पिस्टन इज जीरो, ये मान के चल रहे हैं। तो चाहे उसका मास हो या ना हो, हाँ कुछ भी हो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फोर्सेस बैलेंस करिए, डन। सो फर्स्ट कंसेप्ट आ गया यार आपका, वर्क डन बाय द गैस। पहला रिजल्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ pdv फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। एक और बात बहुत ही अच्छे तरीके से आपको माइंड बिठानी पड़ेगी, इसमें जो P है, कैपिटल P, वो गैस का प्रेशर है, लेकिन हर एक मूवमेंट पर वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर होना चाहिए। दैट इज वर्क बाय द गैस। और इसको अगर हम कैलकुलस की नजर में देखें, ग्राफ के नजर में, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया। सो वी कैन आल्सो से इट इज द एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ with a volume axis.
और एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क, कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क। पहला रिजल्ट आ गया आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, दैट वर्क डन बाय गैस इज ऑलवेज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम, जनरलाइज वे में, इन अ जनरलाइज वे। अब अगर हम ये कह दें कि हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस, एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है, nothing is changing in the outside surrounding, which means P external is not changing, and बाद में कहा जा रहा है कि किसी भी मूवमेंट पर अंदर बाहर का प्रेशर बराबर होना चाहिए, एंड आउटसाइड देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर। तो इनसाइड में भी प्रेशर चेंज होगा नहीं, मतलब गैस एक्सपैंड कर जाएगी विदाउट चेंज ऑफ प्रेशर। तो अगर surrounding pressures are constant, then only gas pressure is also constant, so expansion or compression will be at a constant pressure, और आप नाम दे देंगे इसको isobaric process, that is isobaric process। बार मतलब प्रेशर होता है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। So what is isobaric process? अगर हम प्रॉपरली बात करना चाहें, सही स्टेटमेंट क्या होगा? The process in which gas pressure is constant, the process in which outside pressure is constant, or both? So isobaric process is mainly the process in which outside surrounding pressure remains constant, क्योंकि अगर सराउंडिंग कांस्टेंट होगी तो गैस अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। ये इलास्टिसिटी है, बाहर बदलेंगे कुछ, स्ट्रेन आउटकम ऑफ स्ट्रेस है, और स्ट्रेस बाहरी दुनिया में होता है। तो अगर बाहर के प्रेशर में कोई चेंज आएगा तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आएंगे। बाहर अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो स्ट्रेन आ सकता है, स्ट्रेस नहीं आएगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। इससे तो अगर प्रोसेस आइसोबैरिक हुआ तो नेचुरली वर्क डन की जो वैल्यू बनी इंटीग्रेशन पीडीवी में, पी बाहर आ जाएगा और वो फिर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाऊंगा अभी आज। दूसरा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन मूव नहीं कर सकता, मतलब इसको ब्लॉक कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, पिस्टन को फिक्स कर दिया गया, मोशन पॉसिबल नहीं है। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे इसको? इफ द पिस्टन कैन नॉट मूव, आइसोकोरिक, दैट इज द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बट नोटिस करना है इस केस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, पिस्टन कैन नॉट मूव। इसका मतलब बाहर की प्रेशर लगातार चेंज की जा रही है, आउटसाइड प्रेशर भी चेंज होगा, इनसाइड प्रेशर भी चेंज होगा। बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम है, दैट मीन वर्क डन इस केस में जीरो का, कोई वर्क नहीं होगा। अगर प्रोसेस आपने इस तरीके से कर रखा है कि टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आइसोथर्मल तरीके से, दैट मीन्स कि इट इज एक्सपैंडिंग बट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। इवन इस प्रोसेस में भी बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हर एक टाइम पर बराबर मिलेंगे आपको, बट हम बाहर की प्रेशर को कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, बाहर के प्रेशर को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहा कुछ, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। तो आउटसाइड प्रेशर बदल रहा होगा, एक स्पेसिफिक मैनर में बदल रहा होगा, उसी स्पेसिफिक मैनर में अंदर का प्रेशर बदल रहा होगा, और दोनों मिल करके कुछ ऐसी कंस्पिरेसी करेंगे कि टेम्परेचर इनसाइड गैस कांस्टेंट रहे। तो यहां पर हम प्रेशर को लिख सकते हैं NRT डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम पार्ट,
गैस इक्वेशन से, एंड वर्क डन इज इंटीग्रेशन PdV, so it is integration nRT upon V into dV from initial volume to the final volume, और ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है यार आपका कैलकुलेट करके, nRT into नेचुरल लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इतना मैनेज कर सकते हो आप तो खुद भी डेरिवेशन वगैरह। बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। 1/V को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग में आंसर आ जाएगी। ठीक है यजेश? Yes, sir. Yes, ठीक? sir. Okay. Last part. What is work in the adiabatic process? And what is adiabatic process? पहले तो ये बात होगी। What is adiabatic हीट process? एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ कोई। हाँ, मतलब 0 मतलब कि तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कहना सही होगा कि गैस और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे है। Yes, yes, sir. ये थोड़े से ना कुछ क्लैरिटी वाले पॉइंट्स है। सर क्या पूछा आपने? देखिए हमने कहा कि गैस का टेम्परेचर कुछ T है और बाहर पिस्टन के बाहर मतलब सिलेंडर के बाहर टेम्परेचर TS है, TS सराउंडिंग का है, और TG फॉर गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो और हमने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब बाहर से एनर्जी अंदर नहीं आ सकती और अंदर से एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। टेम्परेचर डिफरेंस होने के बावजूद भी आप डेफिनेशन ऑफ हीट को पढ़िए, डेफिनेशन ऑफ हीट को पढ़िए, एनर्जी का ट्रांसफर, बट रीजन होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और हम कह रहे हैं कि एडियाबैटिक में ये चीज 0 है, तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या टेम्परेचर डिफरेंस 0 है या ट्रांसफर 0 है? ट्रांसफर 0 है। Transfer 0 है। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होने से तो ट्रांसफर हो नहीं जाएगा एनर्जी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी अगर वो प्रॉपरली कंबाइंड नहीं किए गए? 90 डिग्री पे फोर्स, No, 90 sir. डिग्री का फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर until these walls are conducting, मतलब मटेरियल तो कंडक्टिंग ना हो। इट इज जस्ट लाइक, क्या पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आने से करंट आ जाएगी? अगर ऐसा है तो आप लकड़ी में करंट भेज के देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस तो वहां भी है, बट वो वुडन मटेरियल्स कंडक्टिंग नहीं होते, मेटेलिक बॉडी चाहिए में। सो एडियाबैटिक प्रोसेस मींस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर बाहर टेम्परेचर बराबर है। एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन बीच का मटेरियल इंसुलेटर है, इंसुलेटर लगा दिया आपने और उस वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो नहीं पा रही। तो जब किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि द वॉल्स आर इंसुलेटेड, ऑल द वॉल्स आर इंसुलेटेड, तो ये क्या इशारा करना चाह रहे हैं आपसे कि प्रोसेस कौन सा हुआ यहाँ पर? एडियाबैटिक। If the walls are Adiabatic. adiabatic, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। सर हाँ, तो प्रैक्टिकली कोई वॉल इंसुलेटर हो सकती है? नहीं नहीं, ये तो आइडियल केस है, परफेक्ट इंसुलेटर माना है, आइडियल केस है। ओके सर। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको समझा दें, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस इन व्हिच द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट।
बड़ा अजीब चीज है यार, बड़े खतरनाक बात है यहाँ पर। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहे। टेम्परेचर नहीं बदलोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला 3/2 kT का था, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस में। और जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, इसको ही आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी भी कह रहे हैं। जस्ट फॉर आइडियल गैस, बाकी सबके लिए नहीं कह रहे। ओनली फॉर द आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी सेम चीजें। आइसोथर्मल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियरली एक बात कह रहा है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज हीट माइनस वर्क डन। नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू जीरो, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द वर्क, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होने चाहिए, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू सेम होने चाहिए। तो अगर कोई गैस आइसोथर्मल तरीके से प्रोसेस कर रही हो, मतलब पिस्टन इज मूविंग, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब गैस लगातार वर्क कर रही है। यहां पर फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन हो रहा है, मतलब बाहर एनर्जी जा रही है, एनर्जी इस गैस से बाहर जा रही है। और ये एनर्जी जो जा रही है बाहर, वो ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक एनर्जी बाहर जा रही है, ये एनर्जी आपका डेल्टा डब्ल्यू है। मतलब सर दिया हुआ सारा चला गया। इसका मतलब डेल्टा क्यू होना चाहिए इसमें, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। इसका मतलब इसके अंदर हीट आ रही होगी, और हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो मतलब कुछ हीट फ्लो करनी चाहिए। बट ये बड़ा अजीब सा चीज है यहां पर। अगर हम आइडियल केस मानेंगे, आइडियल केस, तो जितना टेम्परेचर गैस का है और जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का है, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब बिना टेम्परेचर डिफरेंस के हीट। अजीब है, मतलब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में बड़ा अजीब कहानी है। एक में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो है, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन ट्रांसफर नहीं है, बिकॉज ऑफ इंसुलेशंस की वजह से। और एक में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज ऑफ हाई कंडक्टेंस। इट इज जस्ट लाइक सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स जिनके रेजिस्टेंस जीरो होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर I इंटू आर, और सुपर कंडक्टर है जीरो रेजिस्टेंस एंड स्टिल इट विल हैव सम करंट। सुपर कंडक्टर्स में करंट जाएगा। तो हमारे दो बिल्कुल एक्सट्रीम केस हैं। दो एक्सट्रीम केस क्या है? पहला, ये जो वॉल्स हैं दे आर हाईली कंडक्टिंग, और एक में द वॉल्स आर हाईली इंसुलेटिंग। इतने तगड़े इंसुलेटर्स हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस आप कितना बड़ा लगा दो, हीट ट्रांसफर नहीं करने देंगे। मतलब बाहर 50 डिग्री सेल्सियस, अंदर -50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस, फिर भी हीट अंदर नहीं जाएगी। वो मटेरियल ब्लॉक कर रहा है उसको।
और यहाँ आउटसाइड इनसाइड ऑलमोस्ट बराबर टेम्परेचर, ऑलमोस्ट बराबर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो ये इतने कंडक्टिंग है कि तुरंत हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। बट वो हीट सारी वेस्टेज है। जो हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू हाई कंडक्टेंस एंड विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस, वो वर्क में चली गई, इंटरनल एनर्जी में सन्नाटा, कुछ नहीं मिला। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि दिस वॉल इज कंडक्टिंग, पिस्टन इज कंडक्टिंग, मतलब समथिंग इज कंडक्टिंग, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑन बोथ साइड विल रिमेन सेम वैल्यू, बोथ साइड टेम्परेचर बराबर कर देंगे इफ इट इज कंडक्टिंग। एंड इफ इट इज इंसुलेटिंग, टेम्परेचर डिफरेंस होगा बट ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। और ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस, परफेक्ट इंसुलेटर एंड परफेक्ट कंडक्टर, जो रियलिटी में कभी नहीं मिलेंगे। So what is a perfect conductor? A perfect conductor which allows transfer of heat even without temperature difference. That is perfect conductor. Superconductor से कंपेयर करेंगे इसको। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर करना इंटरनल एनर्जी के चेंज होने की गारंटी नहीं। इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट और वर्क के कंबाइंड रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, और उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बाय इक्वेशन लिखा जाता है। सो आइसोथर्मल में अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ वर्क बराबर है, उतना चला गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में बाहर से कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, डेल्टा क्यू जीरो, तो फिर डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इज माइनस टाइम्स डेल्टा यू, एंड इफ वर्क इज माइनस डेल्टा यू एंड डेल्टा यू ये, तो इट इज -3/2 k डेल्टा टी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इसको जनरलाइज कर देंगे, दिस इज वर्क डन फॉर द मोनो एटॉमिक गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। और -3/2 k को वापस लाते हैं, इट वाज गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मतलब जरूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज क्या बन जाएगी, आर डेल्टा टी, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा ये, P1 V1 बराबर NR T1 गैस इक्वेशन एंड P2 V2 बराबर NR T2 गैस इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NR T2 माइनस T1 मतलब कि डेल्टा T T2 माइनस T1, और यहां बन जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। तो R डेल्टा T उसको लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। कैसे भी लिखना, मतलब फॉर्मेट बदलना है और कुछ नहीं करना है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बोलो, अगर कोई है तो बता दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। आज के लिए भैया इतना ही।